मनी होता है 3 रात की बुआ ने हराई, इसने अपनी बुआ को हराया है। 3 बार नहीं जीती, 3 बार तो खाली छोटा-छोटा खिलाता पड़े दोनों ने। जोड़े मिला तेरा जो टीम में। अरे तुम दोनों इधर आ जाओ। अपन टीम में क्या जोड़ा? स्वागत आपका। आप में से प्रशासनिक सेवाओं में कितने लोग जाना चाहते हैं? थोड़ा अनौपचारिक हो जाते हैं, ठीक है ना? आज का स्वागत है, बहुत औपचारिक हो जाता है, थोड़ा अनौपचारिक हो जाते हैं और सीधे बात करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम ऐसा ही है। दरअसल हुआ ये कि कल रात मैं देख रहा हूँ कि सुबह 4 बजे तक हम लोग यहीं थे और आप लोग भी बहुत सारे 3 बजे तक शायद यहाँ होंगे, है ना? तो हम ये भी सोच रहे हैं कि क्या एक और आयोजन रखा जाए, इसको लेकर और बात करते हैं, लेकिन हम अभी इस उत्साह को सलाम करते हुए हम इसको जाया नहीं होने देंगे और यहाँ जो प्रतिभाएं बैठी हुई हैं उनसे मुखातिब होना चाहेंगे। हम लोग अभी वही बात कर रहे थे कि होता क्या है, हम सबके पास कुछ ना कुछ होता है, मतलब सीक्रेट, जिंदगी में कुछ पाने का, करने का। लेकिन दिक्कत क्या होती है, हम आपस में ही बात नहीं करते। हम किसी किताब में, किसी कोचिंग में, किसी वीडियो को तो देखना चाहते हैं, लेकिन कई बार वो हमारे साथ बैठा हुआ है, हम उसको भूल जाते हैं। जब मैं बात कर रहा था, लक्ष्मी जी ने मुहावरा याद दिलाया, घर का जोगी जोगना अन गांव का सिद्ध। जो किताबों से आता है, जो वीडियो से आता है, जो कोचिंग से आता है, हमें वो तो बहुत आकर्षक लगता है और हमें लगता है कि क्या है, लेकिन कई बार वो हमारी माँ के रूप में, भाई के रूप में, पड़ोसी के रूप में, साथी के रूप में, उन सब के पास भी होता है। और आजकल इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म बन रहे हैं जहां अपने सीक्रेट को, अपने अनुभव को शेयर करने की कोशिश की जाती है। यहाँ जो महानुभाव विराजमान हैं, वो बहुत सारे हर्डल दूर करके आए हैं। कैसे हर्डल? प्रतियोगिताओं के हर्डल, और उनमें विजेता होकर निकले हैं और रोज नए नए अनुभव ले रहे हैं। निवृत्ति सोमनाथ जी अभी अभी IAS बन के आए हैं, ट्रेनिंग पीरियड में हैं और फुल फ्लेज कलेक्टर के रूप में दिखाई देंगे हमें जल्दी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं इनका। ADM साहब न जाने कितने जिले देख चुके हैं और सुरेंद्र सिंह जी पुरोहित साहब, मैं देखता हूं कि कहीं किसी प्रोग्राम में जाते हैं, इनकी पहली कोशिश होती है कि युवा मिले तो एक ही बात हो कि तुम सीख कितना रहे हो, तुम सवाल कितना पूछ रहे हो। मैं गर्ल्स कॉलेज की बात करूं, लगातार एक छोटा सा प्रोग्राम था, मतदाता दिवस को लेकर कार्यक्रम था, और फिर वो ऐसा कार्यक्रम चला कि सवाल जवाब का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। सवाल पूछना, मैं अक्सर बार बार एक बात करता हूं, एक भाई वी मुकुंदा की एक किताब है, बहुत बढ़िया किताब है, आज तुमने कोई सवाल पूछा क्या? और वो किताब पूरी की पूरी ये कहती है, जब भी आप सवाल पूछते हो तब आपका सीखना हो जाता है। यहां मैं ये सारी भूमिका इसलिए बना रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं आपको, क्योंकि यहां वो चेहरे हैं, वो व्यक्तित्व हैं, वो पर्सनालिटीज हैं जो अपने अनुभव को सीधा आपसे साझा करने को तैयार हैं। हम अक्सर मिलना चाहते हैं, IAS से मिलना चाहते हैं, RS से मिलना चाहते हैं और उनसे बात करना चाहते हैं कि भाई सीक्रेट क्या है, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं कंपटीशन की तैयारी करूं क्या? क्योंकि इस दौर में बहुत सारी ऊंचाइयां नीचाइयां, बहुत सारी निराशाएं, आशाएं, सब कुछ आता है। क्या करें? जिसने रास्ते को तय किया है उससे पूछें। और ये सबसे अच्छा मौका है युवा संवाद का कि युवा सीधे की सीधे बात करें। जी देखो, एग्जाम के लिए बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, सबको IAS क्यों बनना है। आपका बाड़मेर आपको कैसा चाहिए? आपका बाड़मेर चाहिए कैसा? बाहर के लोग आके बताएंगे सिटी खराब है या अच्छा है, आपको सोचना है। इसके लिए भी युवा संवाद है, बड़े लोग भी पास कर सकते हैं, सबके लिए कोई RS और IAS के एग्जाम के सेशन नहीं है ये बाड़मेर चाहिए कैसा, आप सोचते क्या हो? आप सबको लोकतंत्र में आप सबको अधिकार है, आपको वो बोलना है। कोई एग्जाम के बारे में स्पेशली नहीं बोलेंगे अपन, इन जनरल युवा संवाद, लोकतंत्र संवाद, वाद विवाद होना चाहिए। वैसे बोलो, आप लोगों को लगता है कि प्रशासन सक्षम है आपके लिए कर रहा है, या बस एक खेल कूद से ही नहीं देश बन रहा है ना? खेल कूद से आप लोग, मैंने कल से देख रहा हूँ, खेल कूद और ये सब चीजों में इंटरेस्ट ले रहे, बट आप बोलो, मैं एग्जाम के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि IAS बनने के लिए, बाकी इन जनरल में आपके आसपास में क्या चल रहा है, आपके मोहल्ले में पानी टाइम पे नहीं आ रहा है, आपके यहाँ कूड़ा कोई लेके नहीं जा रहा है, कोई नाला खराब हुआ है, बोलो, ये बातें बोलो, इसके लिए संवाद होता है।
युवा सब, और युवा आदमी तो मुझे लगता है मरने तक युवा रहेगा सोच से कम से कम। बाकी दिखने में तो बुढ़ापे तो हमारा भी लग रहा है, बट समझ गए सोच। हाँ, कोई भी बोलो। सवाल के लिए मैं एक काम करूंगा, मैं माइक लेके जा रहा हूँ, मैं माइक लेके जा रहा हूँ वहां, क्योंकि यही तो बात है कि सीधे जो बात करनी है सीधे हम आप तक पहुंचेंगे, और सवाल जहां से जवाब आते हैं वहां। नाम बताएं पहले अपना और फिर अपना सवाल। मैं ऋतिका जिंदल। ऋतिका जिंदल। आप सर ने अभी बोला बाड़मेर कैसा चाहिए। अभी मेरी शादी तो बालोतरा की हूँ मैं, शादी बाड़मेर हुई है। आज से 10 साल पहले तक बोला था कि बाड़मेर दुबई बनेगा, लेकिन अब कल की जो मुख्यमंत्री जी की जो घोषणाएं हुई है उसके बाद क्या लग रहा है, दुबई बनेगा या यूक्रेन बन के रह जाएगा? ये अलग ही तरह का सवाल आ गया। और देखो, जो डिसीजन अपने हाथ में नहीं उसके बारे में सोचा नहीं जाता। दुबई बनता कैसे? दुबई बनता है मेहनत से। आपको लगता है 10 साल से आपके पास केन वेदांता ऑयल आया था, आपने मेहनत की कि नहीं? वही तो। क्यों दुबई बनाना है भाई? आपने दुबई का अपना रहेंगे। मैं बोलूंगा, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं बोलूंगा मुझे राजस्थान महाराष्ट्र जैसा चाहिए, तो मैं राजस्थान का डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। अपना मारवाड़ है, मारवाड़ जैसा है वैसा अच्छा है। इसमें बदलाव करने की जरूरत क्या है? दिमाग, सोच। दुबई क्या आपको बड़ी बुर्ज खलीफा बनानी, बड़े शेख चाहिए यहाँ पे? आप जी नहीं पाओगे यहाँ पे। ऐसे समझ गए, 10 मुट्ठी भर लोगों के पास पैसा होगा, बाकी लोग गरीब है। वहाँ दिखता बहुत है, दिखाओ ये अपना गरीब है, बट 10 साल में बदलाव तो हुआ है ना। नहीं, नेगेटिविटी देख के नहीं चल रहा है, अपन को डेवलपमेंट के तौर पे भी तो देख सकते हैं। यस, बहुत अच्छा बात है। आपको क्या लगता है, आपका मापदंड क्या है डेवलपमेंट का, बता दीजिए। सर मुझे लग रहा है, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन हम ट्रैक चेंज कर देंगे। हम चर्चा युवा संवाद है और युवाओं की जो चिंताएं हैं। जी प्लीज। बिहारी लाल जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका मैं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मैं यहीं का बाड़मेर में ही इसी डिपार्टमेंट डिप्टी कमिश्नर हूँ, जीएसटी। बिल्कुल, जीएसटी जो डिप्टी कमिश्नर साहब बिहारी लाल एक्चुअली के बाड़मेर में जो अपन जानते हैं एक जगह आती है कवास के पास में, एमपीटी बाड़मेर में आती थी। जो पहले जो वेदांता जो ऑयल एक्सपोर्ट करती वो अभी भी बाड़मेर में कई बारों तक गया नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, एसपीएस रिफाइनरी है, उस रिफाइनरी में आज भी वर्कर, मैन पावर, सारी सप्लाई बाड़मेर के लोग कर रहे हैं। ठेकेदार सारे के सारे वही हैं, वहीं पैसे कमा के यही बिल्डिंग खड़ी करेगी, यही इमारतें खड़ी होगी, यही स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनेगी, दोनों ही दुबई बनेगी। अपने को दोनों को दुबई बनाना है। मुझे लगता है कि बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब मालूम क्या, सुनिए, अब दुबई छोड़ देते हैं, अब बाड़मेर की बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, ठीक है? क्योंकि कैरियर, देखो ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये सोशल प्लेटफॉर्म है। आप इश्यूज के बारे में बताओ भाई, ये लड़की इसके एम्पावरमेंट करनी थी, इसके लिए क्या कर सकते हैं, सरकार क्या कर रहे हैं, हमसे क्या गलतियां हो रही है। आपको लग रहा है कि कोई योजना का लाभ आपको नहीं मिल रहा है, उसके बारे में पूछे भाई। किसी को आरएस बनना है तो मैडम को पूछिए, सर को पूछिए। मैं सर ये देख रहा हूं, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मत बनाना इसको। मैं क्षमा चाहूंगा सर, मैं देख रहा हूं कि इसी जमीन से, इसी मिट्टी से पढ़ लिख कर बड़े होकर कोई आगे गया है। 1 मिनट उसकी बात सुने और उसके बाद सवालों से, यही तरीका करते हैं। क्योंकि एक तो कई बार अक्सर क्या दिक्कत आती है, मैं देखता हूं, होता क्या है, 10th में कितने मार्क्स थे? मुझे लगता है कि सर एक माइक दीजिए प्लीज। लक्ष्मी जी चौधरी, 10th में कितने मार्क्स थे? 66। और बचपन में क्या बनना चाहती थी? बस कुछ बड़ा अफसर बनना। आरएस का तो नहीं पता था। अच्छा, आरएस का पता है। कहां से आरएस आया? और मुझे आप एक बार मंच पे आए और अपने संक्षेप में सीक्रेट शेयर करें और उसके बाद सवाल जवाब, क्योंकि एक व्यवस्थित फॉर्मेट के साथ चलते हैं, नहीं तो फिर दुनिया जहान की चर्चा की तो फिर कहीं और चले जाएंगे हम। लक्ष्मी जी प्लीज। आदरणीय एडीएम साहब, आईएएस निवृत्ति सोमनाथ जी, सम्मानित मंच, अतिथिगण, मेरा नाम लक्ष्मी चौधरी है और मैं आरएस 2018 से आरटीएस हूँ अभी। तो अभी थार युवा समाज चल रहा है, तो हम लोग कैरियर के बारे में बात कर रहे हैं कि हम आज से 5 साल, 4 साल, 3 साल या 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। मोस्टली मैंने देखा है, जितना मैंने लोगों से बात की है, तो मुझे लगता है हमारे सपने बहुत छोटे होते हैं कि कांस्टेबल बनना है, ग्राम सेवक बनना है, या रीट में नंबर आ जाए तो बस बल्ले बल्ले हो जाए। सही बात है कि नहीं है? सही बात है ना? तो हम एकदम से डायरेक्ट नहीं सोचते हैं कि आरएस बनना है। लगता है कि अरे इसमें तो लाखों रुपए खर्चा हो जाएगा, कोचिंग के भी 1 लाख रुपए फीस है, ऐसा होता है ना। क्या पढ़े, कितना बड़ा सिलेबस है, क्या है, कैसे, संभव ही नहीं है। 1000 की आती है, वो भी 5 साल में पूरी हो जाती है। सही है कि नहीं है?
और 5 साल तो घर वाले देंगे भी नहीं। किसी की शादियां हो चुकी है, किसी की होने वाली है, लड़कों की हो गई तो घर वाले बोलेंगे अब कमाने जाओ, ऐसी समस्याएं रहती है। हाँ, तो मैं उसके बारे में बात करूंगी। अभी मैंने 2016 में तैयारी शुरू की थी। हालांकि मेरा ग्रेजुएशन है 2012 में कंप्लीट हो गया था, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि मुझे आरएस की इस तरीके से अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी। और 2012 में जब आरएस का हुआ था वो सब्जेक्ट बेस भी था और इतना नॉलेज नहीं था, और मुझे गाइड भी किसी ने नहीं किया था, क्योंकि हमारे पीछे 7 पीढ़ी में कोई आरएस नहीं है अभी तक। तो मैं पहली आरएस हूँ 7 पीढ़ी से, और हमारे गाँव से भी मैं पहली आरएस हूँ। और आरएस 2018 से बाड़मेर से पहली बार 2 लड़कियों का एक साथ चयन हुआ, लक्ष्मी चौधरी और नेहा चौधरी। इससे पहले मैंने लड़कियों का सिलेक्शन नहीं सुना था। तो हमारा नाम काफ़ी ऐसे चर्चाओं में भी आया, और काफ़ी जगह पे कोचिंग्स में बहुत जगह पे मैं बुलाया भी जाता है कि आप बताओ कैसे क्या है। तो एक रास्ता मिलता है, जब अपने यहाँ से अपने ही कोई लोकल बंदा वहाँ तक पहुँच जाता है तो अपने को पता चलता है अगर इनका हुआ है तो हमारा भी हो सकता है। हम पूछ लेते हैं कि कैसे हुआ है। जैसे निवृत्ति जी सर हमारे बीच में है, आईएएस है, हम डायरेक्ट हिम्मत नहीं कर पाते कि सर आपने कैसे तैयारी की। आप में से किसी ने भी पूछा सर से? ऐसा थोड़ी है आप लोग पहली बार मिल रहे हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मिले। सर तो जाते रहते हैं कोचिंग में, कॉलेज में, कहीं पे भी। मतलब युवा समाज, उनको बड़ा शौक है कि मतलब मैं युवाओं को जागरूक करूं, बताऊं ऐसे। तो मैं तो यहाँ लोकल हूँ, और मुझे पता है लोग मुझे ज़्यादा सुनना पसंद भी नहीं करते हैं, फिर भी मैं सुनाती हूँ कि वो लोग मुझे बुलाते हैं। तो बात करते हैं कि 2016 में मैंने तैयारी शुरू की और मेरी लास्ट ज्वाइनिंग मिली 2021। कितने साल हो गए? 5-6 साल हो गए। तो 5-6 साल तक कंटिन्यू स्टडी करना, कंटिन्यूटी बनाए रखना, और सबसे बड़ा है अपने आप में धैर्य बनाए रखना। 2016 का मैंने अटेम्प्ट दिया था, 16 में मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि जब 16 में तैयारी की थी और हमें पता भी नहीं था क्या है। 18 वाली वैकेंसी थोड़ी लेट आई थी और फिर वो कंप्लीट होने में भी बहुत समय लिया था। ऐसे करके मुझे 3 साल और रिटर्न के लिए प्रैक्टिस, प्री मेंस के लिए बहुत टाइम मिला था। तो हमें काफ़ी अच्छी तैयारी हो गई। कंटिन्यू स्टडी करना, कंटिन्यू सिलेबस कवर करना, और कंटिन्यू टेस्ट सीरीज देके अपने आप की प्रैक्टिस बनाए रखना। कई बार क्या होता है, हम पढ़ते रहते, हमारे माइंड में होता है कि हमें सारे सब्जेक्ट याद है, हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल याद है, ज्योग्राफी याद है, हिस्ट्री याद है, सब याद है, लेकिन हम लिख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारी रिटर्न प्रैक्टिस होती है, नहीं हो पाती, क्योंकि हम कंटिन्यू टेस्ट सीरीज दे नहीं पाते उसके। क्योंकि ये एग्जाम 3 चरणों में होता है, पहला प्री, सेकंड मेंस, और तीसरा इसका चरण होता है इंटरव्यू। तो कई बार बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका प्री और मेंस अच्छा गया है, लेकिन इंटरव्यू में क्या, कम मार्क्स मिलने से उनकी रैंक पीछे आ जाती है। तो बहुत सारे हमारे बीच में यहाँ पृथ्वी जी बैठे हैं, आरएस 2018 के अंदर उनकी 56 रैंक है। बताओ, तालियां होनी चाहिए। 1000 लोगों में 56 रैंक लाना बहुत बड़ी बात है कि नहीं? तो सर को भी आरटीएस कैडर मिला है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो आप मेहनत कर रहे हो कंटिन्यू, लेकिन आपकी मेहनत एक सही दिशा में होना बहुत जरूरी है। अब ऐसा नहीं होता कि प्री की तैयारी अलग कर रहे हैं, मेंस की तैयारी अलग कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी अलग कर रहे हैं, ऐसा अलग कुछ नहीं होता। जो होता है सब एक साथ ही होता है। प्री में बस इतना फर्क है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पेपर देना होता है, और वही चीजें आपको मेंस में सब्जेक्टिव टाइप में लिखनी होती है। और दोनों के बाद होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में सिर्फ आपका पर्सनैलिटी टेस्ट और आपका नॉलेज टेस्ट किया जाता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी विचारधारा क्या है। मेरे से एक बार को इंटरव्यू के दौरान एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उससे पहले मैं एजुकेशन में रही थी, तो मेरा मोस्टली इंटरव्यू है वो एजुकेशन और मेरी हॉबी पे गया था। तो कभी कभार मतलब ऐसे मेरी बचपन से हॉबी रही है सिंगिंग करना, तो ऐसे मम्मी के साथ भजनों में जाना करना, मतलब काफ़ी ऐसा रहा मेरा। तो मुझसे पूछा कि आपकी हॉबी क्या है, वो मांगते भी है। तो मैंने बताया कि राजस्थानी लोकगीत, लोक भजन सुनना और गाना। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, अच्छा आप सुनने के साथ गाते भी हो? मैंने कहा जी सर। तो उन्होंने कहा चलिए 2 लाइनें, वो चेक करते हैं कि भाई जो एस्पायरेंट है वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। मैंने कहा जी मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो अपनी पसंद का क्वेश्चन आ गया, आप 2 की जगह 4 लाइन सुनिए। मैंने 4 लाइन सुनाई उनको। उसके बाद उन्होंने काफ़ी सवाल पूछे, हेली क्या होती है, प्रभाती, सोरठा क्या है। तो वो सारा अपने को पता था, क्योंकि अपनी हॉबी का पार्ट था। फिर एजुकेशन के बारे में पूछ लिया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछ लिया, अपने बाड़मेर के बारे में पूछ लिया, रिफाइनरी की क्या क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट है, सब पूछा। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, क्योंकि हम यहीं के रहने वाले हैं और हमारे को अपने आसपास की चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। बहुत बड़ा भय रहता है लोगों को इंटरव्यू के लिए, अरे पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैसे एकदम सीधा बैठना, स्ट्रेट बैठना, वैसा कुछ नहीं। बिल्कुल रिलैक्स होकर जाना चाहिए। बस इतना माइंड में रखना कि सामने 4-5 बहुत सीनियर लोग होंगे, आपसे बात करेंगे। अगर आपकी बात उनको पसंद आ गई तो आप उस पार होंगे, और अगर आप उनको नहीं पसंद आए तो आप इस पार होंगे। फिर मेरे से एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि आप भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं?
तो मुझे लगा ये क्वेश्चन वो है जो मुझे या तो इधर कर देगा या उधर कर देगा, तो मैंने 10 सेकंड का पॉज लिया। मुझे भी लगा क्या जवाब देना चाहिए, ऐसा सन्नाटा मेरे मन में उस समय भी था। तो मैंने कहा सर, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत अच्छी पॉलिसी बनी हुई है, मैं जहाँ भी मेरी पोस्टिंग रहेगी उस डिपार्टमेंट के अंदर मेरे अंदर जितने भी कार्मिक काम करेंगे उनको मैं पाबंद कर पाऊंगी और नैतिक रूप से भी उनको मैं मोटिवेट करूंगी कि ऐसी चीज़ें अपने ऑफिस में ना हो पाए। बस इतना ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ कर सकते हैं क्या? अगर मैं बोल दूं कि नहीं सर, मैं नई एजुकेशन नई पॉलिसी बना दूंगी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ये वो एकदम भावावेश में आके, तो क्या बोलते हैं, अच्छा एक आरएस को इतना पावर है कि नीति खुद बनाता? नहीं, अधिकारी सिर्फ जो नीतियां गवर्नमेंट बनाती है उनको इम्प्लीमेंट करता है। तो हमेशा अपने ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो कि जो आपके पास है ही नहीं आप वैसा कुछ बोल रहे हैं, हवा में फेंक रहे हो, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं होना। बिल्कुल एकदम रियल बोले, जो आप हैं वही बोले। तो बिल्कुल मेरा इंटरव्यू नॉर्मल गया और मुझे जब मैं बाहर निकली तो मुझे लगा कि हाँ मेरा ठीक ठाक ही गया, इतना नहीं है। और जब रिजल्ट आया तब मैंने देखा कि मेरे को 100 में से 72 मार्क्स मिले, जो कि एक अच्छे नंबर कहे जा सकते हैं। बाकी आगे सर बताएंगे। थैंक यू। हेलो, कोई सवाल हो तो मैं सीधे लक्ष्मी जी से मुखातिब रहूंगा। लक्ष्मी जी आप यहाँ रहे, मैं माइक लेके जा रहा हूँ। संक्षेप में सवाल रखें और फोकस्ड रहें। और देखिए जी, प्लीज। गुड मॉर्निंग मैम। नाम बताएं। मैम मेरा नाम पुनीत चतुर्वेदी है, मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में केमिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और मैम मुझे आगे बीटेक करनी है और आईएएस का सपना है मैम। तो क्या पहली बात तो मैं एक सही ट्रैक पे चल रहा हूँ मैम? पहले तो आप इसके लिए हम एक थर्मोमीटर है हमारे पास बड़ा वाला, ठीक है, उससे चेक करवाएंगे। और कोई सवाल हो जी प्लीज इधर यहाँ आगे बढ़ाएं। मैम नमस्ते मैम, मेरा नाम मदन जंगीडे, मैं और मेरे दोस्त है इस टाइप का हम टीचिंग लाइन में थे, सेकंड ग्रेड रेट की तैयारी कर रहे थे। हमारा एग्ज़ाम हो चुका है, अच्छा हुआ है, उम्मीद है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम आगे की जर्नी शुरू कर रहे हैं आरएस के रूप में और हमारा लगभग जीके जीएस वगैरह बेस तो तैयार है। अब हम धार देना चाहते हैं, हम कहाँ से शुरू करें आरएस वगैरह? जब आपका जीके और आप प्री का सिलेबस देख लीजिए और आपको अलग से कर लीजिए, हमारा हिस्ट्री रेडी है, ज्योग्राफी रेडी है, जो भी सब्जेक्ट रेडी है उसको साइड में रख दिए और उसके बाद अलावा फिर हम मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेंस का पार्ट बहुत बड़ा है, उसको समझने में और फिर उसको याद करके रिटर्न प्रैक्टिस में काफ़ी टाइम लगता है। और चूंकि अभी वैकेंसी आई नहीं तो आपके पास बहुत समय है। रिटर्न प्रैक्टिस के लिए बताइए कुछ। आप पहले मेंस के सब्जेक्ट तैयार कर लीजिए, उसके बाद कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो बाड़मेर की टेस्ट सीरीज है, जोधपुर की। आप ऐसा भी कर सकते कि पुराने नेट पे पेपर पड़े होंगे या पुराने आरपीएससी के पेपर पड़े होंगे मेंस के, तो आप वहाँ से निकलिए और 3 घंटे का टाइमिंग लेकर खुद से करिए। ये जरूरी नहीं है कि आप टेस्ट सीरीज के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन करें, नहीं, आप खुद से भी कर सकते हैं। बस आपको टेस्ट सीरीज लेनी है और प्रॉपर 3 घंटे में पूरी करनी, तो आप खुद का एनालिसिस कर पाएंगे कि मैं 3 घंटे में पेपर को कंप्लीट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा, तो आप अपनी कमियों को देख पाएंगे। धन्यवाद। मैं देख रहा था बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा था कि मेरी आरएस की जर्नी मतलब शुरू हो गई, ठीक है ना? ये सवाल आना बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक यहाँ हमारे साथ मंच पर बहुत नए साथी जुड़े हैं, मैं इन सबसे परिचित करा दूं आपको। आरपीएस साहब धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। रवि लखारा जी, एसडीएम साहब आरएस, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लखाराम जी, बहुत बहुत स्वागत है। और बिहारी लाल जी, आपने वहां से परिचय दिया, यहाँ आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जीएसटी में डिप्टी कमिश्नर हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और थोड़ा सा फॉर्मेट क्लियर कर देते हैं, हम सबसे 10 मिनट सुनेंगे और 5 मिनट इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। और 10 मिनट देखिए, इन सब लोगों को इसलिए जाना जाता है कि ये पहचान लेते हैं और निर्णय बहुत तेजी से लेते हैं। बहुत देर टाइम नहीं चाहिए, घंटा नहीं चाहिए बोलने के लिए, बहुत फोकस्ड होकर बोलते हैं। और आप ये सीखिए और सवालों को भी बहुत फोकस रखिए। मैं अनुरोध करने जा रहा हूँ, रवि जी से कर रहा हूँ अनुरोध कि कृपा करके 10 मिनट के लिए पहले अपना वक्तव्य, और 10 मिनट बहुत होते हैं, चाहे कम करें और इंटरेक्टिव सेशन में हम ज्यादा चले जाएंगे। रवि जी, एक बार तालियां हो जाए आपकी तरफ से। ये नई पीढ़ी है, जो नई उमंग और उत्साह के साथ प्रशासन में हाजिर है। थोड़ा ऊंचा कर ले इसको जी। रेस्पेक्टेड एडीएम सर, रेस्पेक्टेड निवर्ती सर आईएएस, धर्मेंद्र जी, एसडीएम दोरीमना लखाराम जी, सम्मानित मंच और यहाँ पे बैठे हुए सभी सम्मानित सज्जनगण,
आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम रवि प्रकाश लखारा है और मैं RS 2021 बैच, जो कि RS 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, तो उस बैच से बिलोंग करता हूँ। और RS 2018 वाले एग्ज़ाम में पूरे राजस्थान में मेरी 16वीं रैंक थी। और तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो एक इंटरेक्टिव काइंड ऑफ सेशनिंग वो तो ठीक है। इसमें कितने जो स्टूडेंट्स और ये बैठे हैं, RS का इंटरव्यू कौन कौन दे रहे हैं इस बार 2022 वाला इंटरव्यू? कोई नहीं दे रहा है यहाँ जो भी बैठे हैं? और SI का इंटरव्यू? अच्छा, चलो पहले मैं अपनी एक जर्नी बता देता हूँ शॉर्ट में, है ना। तो मैं 10th तक गांव की सरकारी स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगाणी से मेरी 10th तक की जो शिक्षा पूरी हुई थी। और 10th के बाद क्योंकि मुझे साइंस सब्जेक्ट लेने थे और गांव में थे नहीं, तो मैंने जोधपुर शिफ्ट किया, रूम लेके रहता था वहाँ पे। 11th-12th मैंने साइंस मैथमेटिक्स से करी और उसमें परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी थी नहीं, तो 12th के जस्ट बाद मैंने 17 ईयर्स की एज में इंडियन नेवी ज्वाइन करी। तो वो मेरा पहला अटैम्प्ट था और इंडियन नेवी क्योंकि जॉब की आवश्यकता थी तो मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन कर ली एज ए आर्टिफिशियल अप्रेंटिस। और वहाँ रहते हुए मैंने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी, क्योंकि मेरा मानना था कि यहाँ तक अपने को सीमित नहीं रहना है, इससे आगे भी बढ़ना है। तो वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में मैंने UPSC के द्वारा असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम होता है, तो मैंने वो एग्ज़ाम लिखा और पहले अटैम्प्ट में मेरी ऑल इंडिया रैंक 264 आई थी। और मुझे BSF मिला, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और वो मेरी प्रेफरेंस भी थी। फिर मैंने BSF ज्वाइन कर ली और BSF में रहते हुए आई वॉज अवॉर्डेड विद स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। उस समय राजनाथ सिंह जी थे जो ट्रेनिंग में ओवरऑल अच्छा किया इसलिए। और वहाँ रहते रहते मुझे ऐसा लगा कि यार अपने को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ अपन लोगों के बीच में रह के उनके लिए कुछ कर सकें। और नो डाउट फोर्सेस का अपना डेकोरम, डिग्निटी, प्रेस्टीज सब कुछ है, बट हर सर्विस के अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना RS की एक अटैम्प्ट दी जाए, और मैंने RS 2018 का एक ही एग्ज़ाम दिया, एक ही अटैम्प्ट दिया और पहले अटैम्प्ट में मेरी पूरे राजस्थान में 16वीं रैंक आई थी। तो ये जो कॉन्सिक्यूटिव जो भी सक्सेसेस रही है, मेरा मानना है कि कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें जो मैंने फॉलो की और आप भी अगर फॉलो करो तो आपको भी वो सेम लेवल की सक्सेस मिल सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको जीवन में RS IAS ही बनना है। मुझे लगता है कि अपने भारत इतना बड़ा देश है कि RS और IAS तक ही सीमित नहीं होना है। अच्छा स्पोर्ट्समैन भी बन सकते हो, अच्छा बिजनेसमैन भी बन सकते हो, बहुत सारे एवेन्यूज़ है ना। क्योंकि RS और IAS तो लिमिटेड सीट्स होती है और अपने देश की जनसंख्या तो 145 करोड़ है, सब तो बन नहीं सकते। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बाकी जॉब कमतर है ना। हर जॉब का अपना एक प्रेस्टीज है। बट मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अगर कड़ी मेहनत करे, लगन करे, समर्पण रखें, तो इन 3 चीज़ों के साथ वो चाहे किसी भी फील्ड में वो एक्सेल हासिल कर सकता है, उस फील्ड में एक्सीलेंट बन सकता है। वो चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कोई भी हो, वट एवर इट इज़। सो जनरली ये बोला जाता है कि जब अपन तैयारी करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट के सामने व्यवधान आते हैं, बहुत सारे डाइवर्जेंस आते हैं कि हमारे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, लाइक हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो मेरा अपना एग्जाम्पल है, मेरी भी कोई आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और जैसे मैडम ने बताया था अभी, तहसीलदार मैडम ने, तो मेरी भी कोई 7 पीढ़ी से कोई सर्विस में नहीं रहा है। आई वॉज द फर्स्ट वन, मैं सबसे पहला व्यक्ति था अपने 7 पीढ़ियों में जो गवर्नमेंट जॉब लगा था जब मैंने नेवी ज्वाइन करी। उसके बाद मेरे ब्रदर भी हो गए पॉलिटिकल साइंस में, बट पहले मैं ही सिलेक्ट हुआ था। तो इस तरीके से एक जर्नी शुरू हुई। और कई बार लोग, बच्चों को ये भी लगता है, खासकर चूंकि बाड़मेर एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे ज़्यादा है यहाँ पे, तो ये लगता है कि अपन तो इंग्लिश मीडियम के नहीं है, सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, तो कैसे सफलता हासिल करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं खुद एक ग्रामीण पृष्ठभूमि कर रहा हूँ और 10th तक बन जाता है ना, नींव जो है वो 10th तक बन जाती है, उसके बाद तो फिर मकान ही बनना शुरू होता है। और 10th तक मैं भी गाँव के सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, प्राइवेट स्कूल में मेरी पढ़ाई नहीं हुई है। तो उसके बावजूद भी मैं आज यहाँ पे हूँ। तो मुझे लगता है कि जितने भी बैरियर्स है, जितनी भी बाधाएं, वो अपने दिमाग में है, एक्चुअल में बाधाएं नहीं होती। अगर आदमी दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो डेफिनेटली वो उस फील्ड में बहुत अच्छी सक्सेस हासिल कर सकता है। उसके बाद जो कि अभी RS के एग्जाम है और कुछ टिप्स वगैरह के बारे में बात चल रही है, तो मेरा ये मानना है कि कोई भी एग्जाम जो अपन लिख रहे हैं वो 5 पिलर्स होते हैं। कोई बड़ी बिल्डिंग अपना खड़ी करनी है तो 4 पिलर होने चाहिए।
बट अगर अपने को किसी पहले अटेम्प्ट में किसी एग्जाम में अगर अच्छी रैंक लेके आनी है तो उसके 5 पिलर है। तो वो 5 पिलर क्या क्या है? तो मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम लिख रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो अपने दिमाग में बैठा ले, नोटबुक लेके आए तो उसको लिख लें। तो सबसे पहला तो मैंने अभी तक ये देखा कि चाहे यूपीएससी का हो या आरपीएससी का हो, सिलेबस इज लाइक कुरान और गीता। वो कोई भी एस्पिरेंट जो दे रहा है, सिलेबस से बाहर चीजें नहीं आती है। अपन गलती ये करते हैं कि नोट्स उठा के लेके आ जाएंगे, किताबें उठा के लेके आ जाएंगे, सिलेबस बाद में देखते हैं, तब तक एग्जाम की डेट आ जाती है और फिर बहुत सारे प्रेशर आ जाते हैं, बहुत सारी नई किताबें आ जाती है मार्केट में, अपन वो फिर कवर नहीं कर पाते हैं। तो पहला पिलर है सिलेबस। दूसरा पिलर है PYQ, जिसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो कंपास की तरह है। जैसे अपन जीपीएस है ना मोबाइल में, जो अपने को दिखाता है कि एक जगह से दूसरी जगह के अपन सही जगह डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, तो PYQ का वही काम है। चाहे एग्जाम लेवल किसी का भी हो, जाए पटवारी से लेके RS IAS तक का भी हो। अभी जैसे निवृत्ति सर भी आपको बताएंगे, PYQ की अपनी एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, इसको कभी नजरअंदाज नहीं करना। मैं तो ये मानता हूँ, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रिंट आउट निकाल के लाओ लास्ट 5 साल के पेपर्स की और उनकी एनालिसिस खुद ही करो। यूट्यूब पे वीडियो मत देखो, पहले खुद एनालिसिस करो जितना भी आपका दिमाग है, उसके बाद जो भी वीडियोस वगैरह आजकल अपलोड हो ही जाते हैं। तो पहला सिलेबस हो गया, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया, तीसरा हो गया टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे वो प्री का हो चाहे मेंस का हो, टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। अगर अपन टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे तो हम अपने आप का इवोल्यूशन नहीं कर पाएंगे कि अपन जो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो डायरेक्शन सही है या नहीं है। और कहीं ना कहीं अपने को मोटिवेट भी करती है। अगर अपनी तैयारी अच्छी है, अच्छे मार्क्स आते हैं, तो अपने को मोटिवेशन भी मिलता है। अच्छा, इसके बाद जो जरूरी चौथा पिलर है वो नोट्स। नोट्स आजकल वैसे रेडीमेड नोट्स मिल जाते हैं, चाहे RS हो IAS हो, लेकिन मेरा आज भी मानना है कि नोट्स अपने खुद के होने चाहिए। नोट्स 2 तरीके के होते हैं, है ना, डिटेल नोट्स, शॉर्ट नोट्स। तो वो सब बातें मुझे लगता है यहाँ काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अपन उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट नोट्स होने चाहिए। और 5वां पिलर है वो है रिवीजन, है ना। जैसे रोटी तवे पे पड़ी है, अगर आप उसको पलटोगे नहीं तो वो जल जाएगी। तो ठीक इसी तरीके से रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन अपन चाहे कुछ भी पढ़ रहे हैं, वो पढ़ने में आगे अपने को इंटरेस्ट भी तभी आएगा जब अपन चीज़ों को रिवाइज करेंगे। अगर चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे तो अपने को ये लगेगा कि पीछे वाली चीज़ें याद भी नहीं है, और जो ग्रास्पिंग एबिलिटी है वो भी अपनी कम होती जाएगी, और ना अपन टेस्ट में अच्छा कर पाएंगे, नहीं कि दूसरी जगह अच्छा कर पाएंगे। तो इन 5 चीज़ों को आप, जो भी एस्पिरेंट बैठा है जो चाहता है कि एक अच्छी रैंक आए, पहले अटेम्प्ट में सफलता मिले, या जो भी अटेम्प्ट उनका हो, तो उसमें ये एक अप्रोच रहनी चाहिए। दूसरा जो मेरा मानना है कि अपने को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि पहला अटेम्प्ट तो मैं बस देखूंगा, मतलब पहले तो मैं देखता हूँ, बस एक्सपीरियंस लेता हूँ, ये सोच नहीं रखनी है। क्योंकि राजस्थान में SI और RS का तो 3-3, 4-4 साल में एग्जाम खत्म होता है। तो आप अगर पहली बार देखने में लगाओगे, जिंदगी के 7-8 साल तो आपके ऐसे ही निकल जाएंगे। तो ये अप्रोच नहीं रखनी है आपको। आप जब पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हो तब ये मान के चलो, ये बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लो कि मेरा ये फर्स्ट और फाइनल अटेम्प्ट होगा। ये तो दृढ़ निश्चय है, बहुत मजबूत चीज़ है। इससे आपका दिमाग डाइवर्ट नहीं होगा और आप अपना लास्ट मिनट तक अपना 100% दोगे। अदरवाइज क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आता है एग्जाम में जो मेक और ब्रेक की सिचुएशन होती है, जहाँ पे अपने को ये लगता है कि ठीक है यार अगले अटेम्प्ट में देख लेंगे, अभी तो 21 साल के हुए हैं, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, बाद में देख लेंगे। वो बाद में देखते देखते 3-4 साल खराब हो जाते हैं, और जब अगला अटेम्प्ट आप लिखने होते हो तो वो आपका जो एनर्जी लेवल, वो मोटिवेशन लेवल, उस लेवल की कंपनी आपको नहीं मिल पाती है। तो ये गलती ना करें जो भी एस्पिरेंट बैठे हैं, मेरी उनसे ये एक आग्रह रिक्वेस्ट रहेगी। बाकी कुछ 2-3 पंक्तियां मैं कहना चाहूँगा जो यहाँ पे जो भी तैयारियां कर रहे हैं। अक्सर हम ये कहते हैं कि अब क्या पता RS दें होगा या नहीं होगा, इस एग्ज़ाम में ये हो जाता है, उसमें वो हो जाता है ना। तो उनके लिए जो इस तरह की निराशाएं मन में लेके आते हैं, उनके लिए 2 शब्द हैं कि मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि अपन RS लिख रहे हैं, IAS लिख रहे हैं तो बन ही जाए। जो इसमें डेस्टिनी का भी अपना एक रोल होता है ना। तो मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। तो कोशिश आपको करनी है, RS बनने की करनी है, IAS बनने की करनी है, स्पोर्ट्समैन बनने की करनी है। जिस फील्ड में भी आपका इंटरेस्ट हो और जिस फील्ड में भी आपका नेचुरल एप्टीट्यूड हो, उस फील्ड में आपको पक्की कोशिश करनी चाहिए। और 2-3 लाइन है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जब जीवन में मुश्किलें होती है तो बहुत आसानी से अपन इधर उधर हो सकते हैं, है ना। तो मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का एक इम्तिहान होता है। मतलब अपन चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे अपन पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, हर दिन अपना इम्तिहान होता रहता है। तो मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है,
हर पहलू जिंदगी का एक इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जय हिंद, थैंक यू सो मच। अब इंटरेक्टिव काइंड ऑफ सेशन रखना, अगर किसी को डाउट्स वगैरह बिल्कुल, कोई सवाल हो, डाउट्स तो आपने बहुत सारे क्लियर कर दिए हैं, जैसे रवि का काम होता है वही आपने किया है। जो 5 पिलर्स बताए हैं और छठी जो बात बताई है वो छठी इंद्रिय एकदम क्लियर के पहला अटेम्प्ट देखते हैं, ये गड़बड़ है मामला, देखते रह जाओगे। हाथ उठाता जी। मेरा नाम मूलचंद है, मैं एक छोटी सी भर्ती, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ। मेरी बस अक्सर यही प्रॉब्लम रहती है कि हम हमेशा के लिए हमको कैसे मोटिवेट रखें। हम ऐसे अक्सर समाज को सुनकर जब रूम में जाते हैं तो 7 दिन तो ये रूटीन बनी रहती है कि हम उत्साह के साथ पढ़ते हैं, जिज्ञासा के साथ पढ़ते हैं, लेकिन 6-7 दिन बाद वही यथा स्थिति में आ जाते हैं हम। और खुद को मेरा क्वेश्चन यही है कि हमेशा के लिए हमको मोटिवेट कैसे रखें, क्योंकि 7 दिन बाद कहीं को नहीं, बिल्कुल है ना जी। देखो, जैसे मैं यहाँ पे हूँ या कोई भी अधिकारी यहाँ पे बैठा हुआ है, वो आपको मोटिवेट सिर्फ कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए कर सकता है। जो एक्चुअल में मोटिवेशन होता है वो सेल्फ मोटिवेशन होता है। जैसे मैं नेवी में चला गया तो मेरे पास जॉब थी, अच्छी सैलरी थी, मुझे कोई कहने वाला नहीं था कि भाई आप अधिकारी बनो। फिर BSF में असिस्टेंट कमांडेंट बन गया, वो भी बहुत अच्छी जॉब थी, तो वहाँ भी कोई कहने वाला नहीं था कि आप तैयारी करो, वहाँ कोई देखने वाला भी नहीं है, मम्मी पापा तो है नहीं भी देखे या कोई बोले कि पढ़ाई करो, है ना। उसके बाद फिर RS में आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ या जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं अपने अटेम्प्ट दिए हैं, उनकी अपनी एक जर्नी रही है, तो सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो सेल्फ मोटिवेशन का होता है। मैं यहाँ कोई भी बट आपको मोटिवेट नहीं कर सकता लंबे टाइम तक। तो अपने अंदर एक रीजन जानो कि भाई मुझे वो चीज़ क्यों करनी है, मतलब मुझे क्यों बनना है, ऐसा एक स्ट्रॉन्ग रीजन आपके पास होना चाहिए। दूसरा ये है कि अपनी तैयारी को इंटरेस्टिंग बनाओ, मतलब आपकी तैयारी ऐसा होनी चाहिए, आपको मजा आना चाहिए। जब आप टेस्ट सीरीज लिखो तो आपको मजा आना चाहिए कि यार ठीक है, अपना 4-5 का ग्रुप बना लिया, अपना अच्छा ग्रुप जो एक दूसरे से जलते नहीं हो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। ऐसा अगर एक भी अगर मित्र हो अच्छा, मुझे लगता है बहुत हेल्प मिलती है। उसके बाद पूरा 1 साल का मत सोचो, आप साल को महीनों में डिवाइड करो, महीनों को वीक्स में डिवाइड करो, वीकली टारगेट बनाओ। उसके बाद टेस्ट लिखो, तो डेफिनेटली एक तो टेस्ट रहेगा तो आपका ये रहेगा कि मुझे टेस्ट देना है 5-7-6 दिन के बाद, 5-6 दिन आप वैसे भी पढ़ लोगे, ये टेस्ट में अच्छा स्कोर करोगे, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करोगे तो वैसे भी इंटरेस्ट बना रहता है। बाकी तो सेल्फ मोटिवेशन इज द की। जी बिल्कुल, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा भी पूछे कि भाई तू चाहता क्या है। दरअसल बहुत सारे लोग यही नहीं चाहते, हमें चाहिए क्या, सोचते हैं। कई बार दूसरा चाचा जी बोल रहे हैं, पापा जी बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं सुनते ही नहीं। बिल्कुल जी। यहाँ पर उपस्थित मेरे से सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। सर, मेरा नाम भाविशा मदनलाल जी बंसाली है। सर, अभी जो रीट का एग्जाम हुआ है उसी में मैंने एग्जाम दिया था और अपना 100% दिया था। बट सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब अपन तैयारी करते हैं तब तो कुछ नहीं लगता है, लास्ट एंड वाले डे होते हैं ना, उसमें अपन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत हाइपर हो जाते हैं। मेरे साथ वही हुआ, मैंने बहुत अच्छी तैयारी की लेकिन लास्ट टाइम मैं खुद को समझ ही नहीं पाई कि मैं क्या करूं। पॉजिटिव वे भी था बट ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी आ रही थी, अंदर से रोना आ रहा था, अगर नहीं हुआ तो ये नहीं, वो नहीं, पापा वो, मतलब सब कुछ इनका सवाल बुनियादी। बिल्कुल, देखो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे बैठा कोई भी टॉपर ऐसा नहीं है, या कोई भी जो यहाँ बैठे हुए हैं जो पदाधिकारी है, जो लाइफ में जब प्रिपरेशन के फेज में फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, डीमोटिवेशन सब गुजरते हैं, है ना। कोई यहाँ गारंटी के साथ नहीं बोल सकता है, मैं तो नहीं बोल सकता हूँ। बट वो मोमेंट्स कितने टाइम तक आते हैं और आप उनको कितने टाइम तक हावी होने देते हो अपने ऊपर, वो चीज़ मैटर करती है। नेगेटिव फीलिंग्स आती है पर अपने को उसका हावी नहीं होने देना है। जैसे लास्ट मोमेंट्स में अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप कोशिश करो लास्ट में अपने आपको रिवीजन में बिजी रखो। अल्टीमेटली चाहे इंटरव्यू हो, चाहे आपका रिटन एग्जाम हो, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। कॉन्फिडेंस, अपना आपको भरोसा रखना है। जब लास्ट मोमेंट्स में क्या होता है, अपने को ऐसा भी होता है कि एग्जाम लिखने जा रहे हैं और अपने को चीज़ें याद ही नहीं आ रही है और अपने को लग रहा है कि वो पेपर याद ही नहीं है अपने को। बट जैसे अपने एग्जाम में बैठते हैं, अपने आप पे भरोसा रखते हैं, वो चीज़ें अपने को याद होने लगती है, चीज़ें याद आने लगती है। तो इसमें ये है कि अपने आप पे भरोसा रखना है। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है कि ये कहीं मिलती नहीं है, कोई आपको दे भी नहीं सकता है। अपने आप के अंदर खुद को रखना है। जब भी नेगेटिव होती है, इसमें एक बेस्ट चीज़ ये कर सकते हैं, जैसे मेरी प्रिपरेशन में ये करता था कि मैं एक डायरी रखता था। जब भी मैं डाउन फेज में गुजरता था, मैं उस डायरी में लिख देता था कि भाई मुझे टेंशन हो रही है, मुझे ये लग रहा है कि यार इसमें कैसे होगा, क्या होगा। वो अभी भी है मेरे पास डायरी, तो अभी मैं देखता हूँ तो हंसी आती है, वो देखते यार वो क्या फेज था। आप भी ये चीज़ कर सकते हो। तो अभी भी होती हो। हाँ, टेंशन तो इमोशंस एक बार आपके बाहर निकल जाएंगे ना, वो चीज़ आपको हावी नहीं होने देंगे।
तो ये चीज आप कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से अनुभव मिले हैं हम सबको। 5 वो पिलर्स, 6 बातें, कोई दूसरा मोटिवेट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हाँ, हैं, ठीक हैं? हाँ, और भी बाकी किसी का कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो मैं यही हूँ, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आप मुझसे व्यक्तिगत मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र जी से अनुरोध रहेगा, आरपीएस, ये खाकी वर्दी, ये टोपी, हाँ जी, अपने आप में उम्मीद और हौसला देती है, जोश और जज्बा देती है। संक्षेप में बताएं अपने अनुभव और उसके बाद इंटरेक्टिव होंगे। आदरणीय एडीएम साहब श्रीमान बिहारी लाल जी, डिप्टी कमिश्नर जीएसटी, श्रीमान निवृत्ति जी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, अंडर ट्रेनिंग है इस जिले में, श्रीमान लाकाराम जी आरएस एसडीएम धूरीमन्ना, रवि प्रकाश जी एसडीएम रामसर, साथी अधिकारियों में आरटीएस अधिकारीगण और मंचासीन अधिकारीगण, पधारे हुए सभी युवा शक्ति अभिभावकगण, मेरे स्टाफ के साथी, सभी को मेरा जय हिंद। सबसे पहले तो मैं अपने परिचय से शुरुआत करना चाहूँगा। नागौर जिले का रहने वाला हूँ, कस्बा है कुचेरा, मीडियम साइज का कस्बा है, नगर पालिका है, वहाँ का रहने वाला हूँ। स्कूली शिक्षा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय होम टाउन से ही हुई है। उसके बाद मैंने जयपुर से ग्रेजुएशन किया और दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। 12th तक की शिक्षा हिंदी माध्यम राजकीय विद्यालय से, उसके बाद में अंग्रेजी माध्यम, और थोड़ा हटके था, प्रशासनिक सेवाएं ले लो, या दूसरा मेरा कोर्स था होटल मैनेजमेंट किया था मैंने, और उसी में पोस्ट ग्रेजुएशन टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म में, प्राइवेट सेक्टर में था मैं कम्प्लीटली। उसके बाद अचानक से, वैसे ग्रामीण परिवेश से होते हैं, शुरू से आप थोड़ा इंटेलिजेंट होते हो तो कहीं ना कहीं समाज, परिवार और आपके आसपास के लोग भर देते हैं, और अपने राजस्थान और उत्तरी भारत के जो कुछ एक राज्य हैं जैसे यूपी, बिहार और एमपी, राजस्थान, हरियाणा, इसमें प्रशासनिक सेवाओं के लिए हमेशा से क्रेज रहा है, चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हो या राज्य की प्रशासनिक सेवाएं हो। तो मेरे पूर्व के वक्ता और साथी अधिकारियों ने लगभग हर प्रतियोगिता परीक्षा की जो मूल बातें हैं वो आपके सामने शेयर की है। मैं चाहूँगा कि और इंटरेक्टिव सेशन हो, आप लोग अपनी बताएं। मेरी जर्नी वैसे देखे तो कोई लंबा स्ट्रगल या बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहा है, प्रथम प्रयास में ही मेरा राजस्थान प्रशासनिक सेवा में हो गया था। 54वीं रैंक थी मेरी, शायद लाकाराम जी साथी है मेरे जूनियर बैच के, 54वीं रैंक है जी 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 सर, लकी नंबर है। हम ये पूरा चमन मुझे लगता है यहीं दिखाई दे रहा है। निवृत्त सर ओके। लाकाराम जी तो अपने आप को मान चुके थे लगभग 1 साल तक, तो जब तक ज्वाइनिंग नहीं आई तब तक ये क्राइम और उसकी खबरें पढ़ते थे, अपने आप को आरपीएस अधिकारी मान चुके थे। तो लास्ट पॉइंट तक डेस्टिनी आपका साथ नहीं छोड़ती, क्या बनना है वो मैंने, मेरी पूर्व की जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं दी थी, सब में मैंने फोर्स की और बेल्ट की नौकरी को बहुत अवॉइड करने की कोशिश की, क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। 3 अटेम्प्ट दिए थे मैंने, मेंस लिखे थे 3, एसएससी के भी एग्जाम दिए, लगभग मैंने 50 से ज़्यादा प्रतियोगिता परीक्षाओं के एग्जाम दिए थे, लगभग मेरे 7 से 8 सिलेक्शन से ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं। ज्वाइनिंग मेरी वैसे माने तो एज ए राजकीय सेवा मेरी प्रथम ज्वाइनिंग है। ये 2011 में ग्रेजुएशन किया, 14 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और ये ज्वाइनिंग है 2013 का एग्जाम, 17 की प्रतियोगिता परीक्षाएं और जितनी भी जो स्टेट की है या यूपीएससी मान लो, भारतीय प्रशासनिक सेवा या राजस्थान प्रशासनिक सेवा है, तैयारियां करते हो तो मल्टी लेवल एग्जाम होता है। यहाँ मुख्य परीक्षा आपके धैर्य की होती है, और राजस्थान और खासकर मारवाड़ की जो भी जनता है वो अपने माता पिता से धैर्य का गुण तो लेके पैदा होती है, क्योंकि अपने यहाँ पे मारवाड़ की तरह में वैसे बारिश कम, भीषण से भीषण मौसम की, जलवायु की जो भीषणतम परिस्थितियाँ होती है वो यहाँ होती है। ज़्यादातर 70% पॉपुलेशन है किसान परिवारों से आते हैं, तो किसान का जीवन तो और उसी का जीवन होता है। मेरे माता पिता दोनों किसान हैं,
कुछ चीज़ें जो होती है वो आदमी को सफल बनाने में, चाहे वो राजकीय सेवा में हो, खेल कूद में हो, व्यवसाय में हो, सामाजिक सेवा में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उसको सफल बनाने के लिए कुछ एक चीज़ें जरूरी होती है। प्रतियोगिता परीक्षाओं के बारे में तो लगभग आपको बताया। जीवन में वो अगर हम डाल लेते हैं कुछ चीज़ें, जैसे स्व अनुशासन एक चीज होती है, अपने साथ ईमानदारी, दूसरों के सामने ईमानदारी का प्रदर्शन करना या दूसरों के सामने ईमानदार रहना एक अलग बात होती है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाला या जो आज का युवा है, अगर वो खुद के साथ ईमानदार बनना सीख जाए तो वो सफलता की पहली सीढ़ी होगी। क्योंकि निरंतर आपको विश्लेषण करने के लिए स्कूली शिक्षा के बाद में आप खुद ही अपने गुरु होते हो, खुद ही अपने विश्लेषक होते हो, खुद ही अपने आलोचक होते हो। तो सबसे पहले तो स्वयं के साथ ईमानदारी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि चाहे आप राजकीय सेवा में जाओ या किसी भी, जैसे अपने देखते हैं सेलिब्रिटीज को देखते हैं, खेल कूद, और जैसे क्रिकेट का ले लेते हैं, विराट कोहली हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, इनको देखते हैं आज ये सितारे हैं, लेकिन कितनी मेहनत लगती है इनको। नेट प्रैक्टिस आपने नाम सुना ही होगा। किसी एक युवा ने पूछा था कि लगातार मोटिवेट रहने के लिए क्या करना पड़ता है, तो नेट प्रैक्टिस, चाहे आप खेल कूद में हो, यहाँ पे हो, वो नेट प्रैक्टिस ही होती है जो आपको निरंतर मोटिवेट, क्योंकि वो आप अपनी खुद की बाधाओं को पार करते हुए पीछे देखते रहते हो कि मैंने ये चीज पार कर लिया, 10 सीढ़ियां पार कर ली, 12 सीढ़ियां पार कर ली, अब तो कम बची है ऊपर। तो खुद का विश्लेषण करते रहोगे तो वो सेल्फ मोटिवेशन बना रहेगा। तो निरंतर प्रैक्टिस करो। एक जिस भी क्षेत्र में आप जाओ उसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आजकल युवाओं में ये जो मोबाइल और इसके बाद किताबें पढ़ना बहुत कम कर दिए, वैसे अपनी संस्कृति में ही थोड़ा किताबें पढ़ने का और शुरू से ही कम ही होता है। 10 में से 1 बंदा होता है जो जीवन में स्कूली शिक्षा के बाद में दूसरी तरह की किताबें या ज्ञान की या सेल्फ इम्प्रूवमेंट की किताबें पढ़ता हो। तो एक आदत ये डालें, आप किताबें पढ़ें, मैगजीन्स पढ़ें। जैसे आप मोटिवेशन का पूछ रहे थे, तो मेरे जीवन में जो मैंने मोटिवेशन का है, तो मैं लगातार मैगजीन्स पढ़ता रहता था। जो भी करंट अफेयर्स की उसमें हर बार इंटरव्यू आते हैं, स्टेट सर्विसेज की भी आते हैं, यूपीएससी के आते हैं, जैसे निवृत्ति सर का भी आया होगा। लगातार मैं लगभग मेरी सिलेक्शन से लगभग 15 साल पहले से लगातार इंटरव्यू पढ़ता आ रहा था। एक अपने परिवार में, आसपास में, गुरुजन में से किसी को आप अपना आइडियल बनाओ, जो सही में ऐसा राय सही देने वाला राय देने वाला व्यक्ति हो, उसको अपना आइडियल बनाओ। उसके जीवन का जो जीवनी है उसका अच्छे से स्टडी करो, जिसको आप सफल मानते हो, उसके गुण आप अपने आप में लाने का प्रयास करें। अखबार पढ़ने की, न्यूज़पेपर पढ़ने की भी अपनी आदत धीरे धीरे कम हो गई है। मोबाइल के आने के बाद जो प्रिंट मीडिया है उस पर अपना ध्यान कम रहता है। तो 1 या 2 राष्ट्रीय संस्करण, 1 और 1 स्थानीय संस्करण आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। कुछ चीज़ें होती है जो जिनका कोई पैरामीटर या वो नहीं होता, जो ज्ञान, जैसे सामान्य ज्ञान है, तो सामान्य ज्ञान का पेपर हर एग्जाम में एक पोर्शन होता है, और सामान्य ज्ञान का कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता। हालांकि हर एग्जाम का सिलेबस आता है अलग से, लेकिन उसका कोई बाउंडेशन नहीं होती कि कितनी बाउंडेशन के बाद आप सामान्य ज्ञान को रोक सकते हो। तो निरंतर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैगजीन्स पढ़ते हो, ऑथेंटिक बुक्स पढ़ते हो, उन्हीं से आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। सिलेबस के बारे में रवि प्रकाश जी ने लगभग चीज़ें बताई आपको। दूसरा, आप मैदान में उतरते हो तो जैसे नेट प्रैक्टिस हो या रियल वाला मैच हो, आप पूरे साजो सामान के साथ नहीं उतरोगे तो आप बाकी लोगों से पिछड़ जाओगे। अपने देखते हैं, चाहे क्रिकेट का मैदान हो, चाहे युद्ध का मैदान हो, जब तक आपके अस्त्र शस्त्र आपके पास सारे नहीं हैं, तो धीरे धीरे अपने अस्त्र शस्त्रों को इकट्ठा करें। ठीक है, उनका समय समय पर परीक्षण करते रहें कि भाई कितना यूजफुल है वो चीज़। ज़्यादा रास्ते होते हैं वहाँ भटकने का चांस ज़्यादा होता है, और स्कूली शिक्षा के बाद अपने रास्ते बहुत ज़्यादा आ जाते हैं जीवन में, तो उतना ही भटकने का चांस, जितने ज़्यादा विकल्प होंगे उतने ही भटकने का चांस ज़्यादा रहता है। मेरे सामने बैठे हुए भाई बहन कोई पूछना चाहता है, कोई क्वेश्चन हो आपका, तो स्वागत है। किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, जरूरी नहीं हो प्रतियोगिता परीक्षाओं से हो, किसी भी क्षेत्र से हो सकता है। धर्मेंद्र जी थोड़ा ज्यादा
दायरा बढ़ जाता तो मुश्किल हो जाती, फिर वो दुबई के लेके सवाल आ जाएंगे। एक और सवाल आ गया था, है ना? करियर पे फोकस रहेंगे जी। करियर से संबंधित। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम प्रेम सिंह राजप्रेत। मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे सामने मोबाइल है और अन्य गतिविधि है, तो उनमें डिस्ट्रक्शन बहुत होता है, तो उनसे हम कैसे बचें? जो मैंने पहला शब्द कहा था, खुद के साथ ईमानदारी। अगर आप खुद के साथ ईमानदार हो तो ईमानदारी से आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे। जैसे किसी ने बोला था कि लगातार मोटिवेटेड नहीं रहते, 7 दिन का मोटिवेटेड, अपने स्थानीय भाषा में मुसाणी बेरा किया करे बिना कि टाइम टेबल ऐसा बनाते हैं अपने कि अब तो 24 में से 18 घंटे पढ़ेंगे। छोटे छोटे टारगेट लो, छोटे छोटे टारगेट को पूरा करो। जैसे ही टारगेट पूरा होगा, सेल्फ मोटिवेशन का एक डोपामाइन का अंदर जाएगा, एड्रेनलिन का जाएगा कि मैंने ये बाधा पार कर ली है। तो छोटे छोटे टारगेट रखो, डेली के टारगेट रखो। डेली शाम को खुद का इवेल्युएशन करो। जैसे रवि जी ने बोला था कि कुछ लिखो, जब डिमोटिवेशन हो, डिप्रेशन जैसा हो तो कुछ लिखो। तो डेली का ये भी लिखो कि मैंने जो आज तय किया था वो पूरा करने में मैं सफल रहा हूँ या नहीं रहा हूँ। आप जितना डेली का एनालिसिस करोगे उसमें लगेगा कि आज पूरा नहीं किया है तो दूसरे दिन आप पूरा प्रयास करने का। पैशन की बात होती है, मन की बात होती है। तो आपके घर परिवार में शादी है, आप यहाँ रह के तैयारी कर रहे हो, गांव में शादी है, वहाँ नहीं गए आप, लेकिन आपका मन वहाँ डोल रहा है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए अभ्यास जरूरी है, और अभ्यास के लिए आप छोटे टारगेट, डेली खुद का एनालिसिस। रात को सोने से पहले आप 10 शब्द अपने या 10 लाइन में अपना डेली का कुछ लिखो। एक तो आपकी लेखन क्षमता बढ़ेगी, एक है कि डेली का, जैसे हिंदी इंग्लिश अपनी कमजोर होती है शुरू से ही, मैं भी आपकी तरह ग्रामीण परिवेश से था, तो जो चीजें कमजोर है उसको डेली के बेसिस पे दो तो डेली का इम्प्रूवमेंट होगा वो। वैसे ही हिंदी में आप लेखन कला को सुधारो, वर्तनी की सुधार करो। जो आपका कमजोर पॉइंट है उसको डेली आप करो। रिवीजन वाला बताइए था रवि जी ने कि जैसे अपने सामान्य जीवन में, अपने साधारण सा एग्जाम्पल ले ले, एक बार अपने को कोई आदमी मिला, वो 6 महीने बाद मिलेगा तो उसकी कितनी चीजें याद रहेगी, और 6 महीने में अगर वो अपने को 6 से 8 बार मिला है तो वो ज्यादा याद रहेगा ना। तो रिवीजन वही चीज है, जो जितना ज्यादा मिलोगे आप उन चीजों से उतनी ज्यादा याद रहेगी। तो यही चीज है। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद, धन्यवाद धर्मेंद्र जी। और अब आगे बढ़ते हैं। लाखाराम जी यहाँ विराजमान हैं। उससे पहले बिहारी लाल जी, बहुत संक्षेप में चाहूंगा मैं आप अपना उद्गार व्यक्त करें कि अपने सीक्रेट्स शेयर करें। बिहारी लाल जी जीएसटी में डिप्टी कमिश्नर हैं और बहुत कम समय दिया साहब ने, इसी मंच को प्रणाम करता हूं। साथियों, एक पोएलो कोएलो ने कहा था अल्केमिस्ट में, उसकी यदि 3 लाइन यदि आप सुन लेंगे तो 5 क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। यदि आप किसी चीज को शिद्दत के साथ यदि आप किसी चीज को शिद्दत के साथ, भाई साहब कह रहे हैं कि मैं मोटिवेट कैसे हूं, शिद्दत के साथ चाहो, मन से चाहोगे तो कभी आप डिमोटिवेटेड नहीं होंगे। यदि आप किसी चीज को शिद्दत के साथ पाना चाहते हैं, कुछ भी RSIS कुछ भी नहीं है, MLMP कुछ भी नहीं है, नोबेल प्राइज विनर बन सकते हैं। यदि आप किसी चीज को शिद्दत के साथ पाना चाहते हैं और समय समय पर मिलने वाले संकेतों, ये संकेत है आज आपके साथी, जो बहुत गर्व की बात है। राजस्थान सरकार को, यहाँ के नेताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस 12 में से ऑफिसर्स यहाँ पे पदस्थापित किए हैं जिसमें निश्चलता, जिसमें परिपक्वता, जिसमें एक विजन झलकता है। नाम बताने की जरूरत नहीं है आपको। यदि आप किसी चीज को शिद्दत के साथ पाना चाहते हैं और समय समय पर मिलने वाले संकेतों को समझते हुए, पहचानते हुए, ये संकेत मिलते हैं, आप डिमोटिवेट होते हो तो आपको संकेत मिले, भाई साहब कर क्या रहा है, तेरी मदर का फोन आया था, वो कह रही पढ़ाई कर, तेरे 2 साल बाद बहन की शादी है यार, जॉब नहीं है, खेती नहीं है, ये संकेत है। संकेतों को पहचानते हुए आगे बढ़ते हैं
तो इस ब्रह्मांड की सारी कायनात आपकी मदद के लिए आगे आ जाती है। आज ये सारी कायनात है मंच पे, आपके पीछे परिवार, ये सारी कायनात है आपके लिए आगे आएगी। रवि लखारा साहब ने, धर्मेंद्र साहब ने, आईएएस निवृत्ति सर का मुझे लग रहा है कि अपॉइंटमेंट यहाँ इसलिए नहीं हुआ है ट्रेनिंग के लिए, बाड़मेर जैसलमेर में यौम क्रांति लाने के लिए हुआ है। बाड़मेर जैसलमेर इन्होंने क्या किया आप समझ नहीं सकते, मुझे मालूम है। ऐसे शख्सियत यहाँ पे है। साथियों में एक चीज कहता हूं, आप भाई को पहचानो, भाइयों को याद करो। आप आगे बैठे भाई साहब, इन्होंने कहा मैं क्या पढ़ूं। भाई साहब आप भाइयों को याद किया आपने? मैथ्स आप पढ़ते नहीं, हिंदी आप पढ़ते नहीं, इंग्लिश आप आती नहीं, आर्टिकल आपको, भारत का मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें कोई चयन नहीं होता है वो भाई है, पड़ोसी नहीं है, वो आपको आता नहीं है। एनसीईआरटी मिडाइल आप पढ़ते नहीं हो, पॉलिटिक्स बेसिक पढ़ते नहीं हो आप, तो कैसे सिलेक्शन होगा? आप क्या करते हो, यूक्रेन चले जाते हो। अरे यूक्रेन बाहर में क्वेश्चन आएगा, जब तक आप एग्जाम तो यूक्रेन की जो दूसरी चीज भाई आ जाएगी, वो पड़ोसी आप बेसिक चीज पढ़ो। बेसिक के लिए नोट्स पक्के हैं, नोट्स बनाओ, बड़े बनाओ, बीच में छोटे बनाओ। एक मैं सिर्फ लास्ट बात बताता हूँ, उसके बाद बैठूंगा, क्योंकि बहुत अच्छा कार्यक्रम है और बहुत अच्छे लोग हैं, मैं भी सीखना चाहता हूँ उनसे। एक मेरी कंसेप्ट है, मेरे गांव में एक बंदा आया एग्जाम देके मास्टर का, उसके पापा जी सामने बैठे थे, केड़ो एग्जाम हो साहब, एग्जाम बढ़िया हो पर गणित मार दो। दूसरे का क्यों साहब, वो 9वीं 10वीं में पढ़ा रहा मास्टर तो कौन। अब पापा जी उसके हो गए, हाँ यार उस समय तो गणित का मास्टर था ही नहीं, और फॉलो हो गया। मुझे गुस्सा आया, मैं थप्पड़ मारी उसके, मैंने बेवकूफ आदमी, मुझे तुम बता कि 9वीं 10वीं में तू स्कूल में अच्छा मास्टर पढ़ा तो कितने घंटे पढ़ा था? 1-2 साल पढ़ा तुम, 365 दिन होते हैं, 200 दिन क्लास लगती है, 200 दिन 9वीं में गया, 200 दिन तो 10वीं में गया, 400 दिन गया, तो 400 दिन गया, क्लास तो 1 घंटा ही लगती है, 400 दिन वो कह रहा है मुझे पढ़ाया नहीं। अब एक काम कर, तू कहाँ रहता है? जोधपुर, मैं इसकी कोचिंग ले, एक दिन में 10 मिनट पढ़ सकता है, 400 में 10 का भाग दे, 40 दिन कोचिंग कर ले तू भाई। तू 40 दिन कोचिंग नहीं की तूने, और यहाँ कह रहा है मास्टर नहीं पढ़ाया। यहाँ अपन गलती करते हैं, और ये हम लोग संकेत आपको कहते हैं कैसे पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन का और यहाँ के साथियों का। धन्यवाद बिहारी जी, वाकई सच है, जो जिम्मेदार होते हैं वो जिम्मेदारी लेते नहीं हैं, ऐसा नहीं करते हैं कि किसी और पर जिम्मा देते हूँ। लखाराम जी विराजमान हैं, आपसे अनुरोध है, 54वीं रैंक है और मैं 54 कई बार सुन चुका हूँ। वाह। मंचासीन सभी अतिथिगण और सामने विराजमान सभी युवा साथियों, जब सारी बातें क्लियर हो ही जाती है, सारी बातें बताई दी है, तो लास्ट में बोलने के लिए ज़्यादा कुछ बचता भी नहीं है। और मैं वैसे कम ही बोलता हूँ और इस तरीके से फेस कम ही करता हूँ। मेरे बारे में ज़्यादा 3-4 कोई लंबी जर्नी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। गांव की इसका स्कूल थी, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं 10th तक, और मारवाड़ का ही रहने वाला, ओसिया का रहने वाला हूँ। और उसके बाद 11th-12th में साइंस मैथमेटिक्स ले ली शहर आकर के। उसके बाद में IIT का एक बार जो थीम थी, ऐसा कुछ भी नहीं था कि RS बनना वगैरह बनना, अपनी हमेशा से यही थी कि सरकारी नौकरी लग जाए, बस सरकारी नौकरी दिखती चलिए कोई लगे। तो उसके बाद में धीरे धीरे जो विचार कैसे आगे जा कर के बड़ा होता है, तो जब 11th-12th की, तो 12th जो साइंस के और मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं उनका एक ही रहता है कि IIT करना, या उस टाइम एक और AIEEE IIT या RPT अपने राजस्थान में जो इंजीनियरिंग कॉलेज होती है इनकी, तो मैंने भी है कम्पीट करने की कोशिश की। उसके बाद कोचिंग ली, पहले कोटा से पहले 4-5 महीने कोचिंग ली, तो कोचिंग करने से पता चल गया कि वहाँ मामला बैठेगा नहीं, तो है वो कोटा नहीं गए। उसके बाद सामान्य जो स्नातक के लिए BSc की, BSc के बाद में MSc की। MSc मेरी 2016 में है, BSc मेरी 2014 में। और उसके बाद RS 2013 का ग्रेजुएशन के साथ एग्ज़ाम दिया, लेकिन उसमें थोड़ा सा पीछे रह गए। 2016 का दिया और उसमें वो 54th रैंक है वो आई थी। और उसके बाद में पहली नौकरी है, कोई ज़्यादा दूसरे एग्ज़ाम भी नहीं दिए, बहुत कम एग्ज़ाम दिए थे, पहली नौकरी, और वो भी तो ऐसा कभी सोचा नहीं, मतलब कि वो उसी में ही जाना है। जो बातें
खूब सारी बातें बता दी, या मेरे पास कुछ स्पेशल बताने के लिए ऐसा है भी नहीं। लेकिन ज़्यादातर आप सभी लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं या अपने परिवार में करते हैं, आस पड़ोस में करते हैं, चाहे कोई भी आए, उसमें वर्तमान में जो अपन कहाँ पिछड़ रहे हैं, मैंने एक जो बड़ा रीजन देखा है उसमें, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम इसका जमाना नहीं था, मोबाइल का बिल्कुल नहीं हुआ करता था, और मेरे को तो घर वालों ने दिलाया नहीं था। सर मेरे को RS बनने के बाद दिलाया था सर एंड्रॉइड मोबाइल भी, मेरे पास कीपैड था, नोकिया 1108 10 ऐसे कुछ आते थे ना। तो ये जो मोबाइल फोन है, अपन देखते हैं मोटिवेशन, तो यहाँ पे कोई स्पेशल मोटिवेशन तो हम दे नहीं पाएंगे, इससे भी बढ़िया बढ़िया आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे सब कुछ, मसाला की और अच्छे मोटिवेट कैसे हो वगैरह। तो जो मोबाइल है, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, करने को तो बहाने कि भी ये हमारे सहयोगी होता है एग्जाम में, लेकिन मेरा जो निजी अनुभव है, मैं किसी के ऊपर बात थोप नहीं रहा हूं, लेकिन मेरा जो निजी अनुभव है, ये वास्तव में प्रतियोगी परीक्षाओं के करने वालों के लिए दुश्मन ही है, ज्यादा बड़ा कोई मित्र है नहीं। एक चीज ढूंढने बैठेंगे तो वो कोई ठीक है, इसको बिल्कुल सहायक के रूप में अगर अपन कंट्रोल्ड वे में अगर इसको यूज करें तो ये ऑक्सिलरी पार्ट हो सकता है, लेकिन मेन पार्ट कभी नहीं होगा। मेन पार्ट अपन को बुक्स पढ़नी पड़ेगी और जो टीचर्स वगैरह जो पढ़ाते हैं वही पढ़नी पड़ेगी। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए लंबे बड़े ग्रंथ लाने की आवश्यकता नहीं होती है कि वो फलानी इतनी बड़ी फलाने लेखक की मिलती है, वो मिलती है नहीं। सिलेबस पढ़ना होता है, सिलेबस को बार बार पढ़ना होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। मुझे यहाँ आने का मौका दिया, बोलने का मौका दिया, इसके लिए आप सबका आभार। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि कमाल के नाम मोबाइल है लेकिन रोक देता है, मोबिलिटी को आपकी रोक देता है। जो भी काम कर रहे हैं, मैं तो कई बार देखता हूँ रोड पे भी जा रहे हैं ना, कोई गाड़ी अगर गड़बड़ चलती दिख रही है तो पता चलिए समझ में आएगा मोबाइल पे है, आधा दिमाग हो जाता है। और जो गुरुजन की बात की, हमारे साथ एक आदर्श डॉक्टर आदर्श किशोर जी, कैप्टन आदर्श किशोर जी विराजमान है। ये तालियां बता रही हैं कि एक आदमी जिसने 22-23 साल में असिस्टेंट प्रोफेसर क्रैक किया और उसके बाद रुका नहीं, क्या किया उसने, हजारों लोगों के लिए साधन बना कि उनको नौकरी मिले, फौज में जा पाए, उसके लिए लगातार काम करते रहते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कैप्टन आदर्श किशोर जी यहाँ विराजमान हो जाए। मैं अनुरोध कर रहा हूँ ADM साहब सुरेंद्र जी पुरोहित साहब से कि इस मौके पर अपने उद्गार व्यक्त करें और इंटरेक्टिव या वन वे जैसा आप उचित समझें। मंच पर विराजमान निवृत्ति सर, मेरे साथी अधिकारी दोनों, धर्मेंद्र जी, तहसीलदार जी, मुकेश जी और सामने बैठे हुए समस्त युवा साथियों, मैं आपको बाकी सारी बातें हमारे साथियों ने बता दी है। कंपटीशन की तैयारी कैसे करनी है, सेल्फ मोटिवेशन के बारे में भी बता दिया आपको, अनुशासन के बारे में भी धर्मेंद्र जी ने बहुत अच्छे से बता दिया आपको। मैं कुछ हटके बताना चाहता हूँ आपको। मेरे स्वयं के बारे में बात करूंगा तो अनावश्यक रूप से ज़्यादा लंबा समय चला जाएगा। मैंने तैयारी उस समय शुरू की जब आर्मी की तैयारी का समय पूरा हो जाता है, यानी वो जब सोचना छोड़ देता है तैयारी के बारे में, उस समय मैंने तैयारी शुरू की थी। 6 एग्जाम दिए RS के, 5 इंटरव्यू दिए, 5 में सिलेक्शन हुआ, 2 में ज्वाइन किया। राजस्थान लेखा सेवा में 4 साल रहा और राजस्थान प्रशासनिक सेवा में मेरे को 8 साल हो गए। इससे पूर्व जैसा हमारे साथी ने बताया कि एक गांव के व्यक्ति की क्या इच्छा होती है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, हमारी भी वही इच्छा थी। कोई मोटिवेशन का कारण नहीं था आसपास, ऐसा माहौल नहीं जिसमें रह के कोई आदमी सोच सके। ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति ये सोच सकता है दिशावर चले जाएं, एक आध दुकान लगा दें अच्छी सी, बाकी कुछ इसके आगे सोचना नहीं, या सरकारी नौकरी लग जाए, या फिर लास्ट जो काम ट्रेडिशनल रहता है खेती करें। कोई आसपास अधिकारी नहीं, बल्कि मैं कहूँगा पूरे शहर में भी शायद कोई उस टाइम ऐसा अधिकारी सामने नहीं था जो मोटिवेट कर सके हमको। लेकिन उसी टाइम बिहारी लाल जी हमारे एक साथी थे, मैं कंपाउंडर था तब की बात है ये, वो मेरे साथ कंपाउंडर थे और जब उन्होंने हमारी नौकरी की 5-7 साल बाद एकदम सुना उनका मैंने कि उनका ACTU में सिलेक्शन हो गया, तो मैं एकदम चौंका। मैंने कहा यार ये साथी थे मेरे और ये अधिकारी बन गए, कैसे हुआ ऐसे? तो पता चला इन्होंने RS एग्जाम दिया था, उससे पहले हमने RS के बारे में सोचा ही नहीं कभी। अब देखिए वहां से यात्रा शुरू होती है। तो मैं आपको कुछ दूसरी चीजों के साथ में तैयारी के बारे में बताऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे पहली बात है सेवा।
आप अपने घर से शुरू करिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप दुनिया जहान की सेवा करिए, संभव नहीं है किसी के लिए करना, लेकिन मैं जिस जॉब में था वो चूंकि सेवा का जॉब था, वहां मुझे मेरे पास अवसर था करने का और मैंने वो किया। तो आप देखिए, अब सेवा जब आप करोगे तो आपको आशीर्वाद तो मिलेगा ही। तो आप घर में करोगे तो भी मिलेगा, आप नौकरी में करोगे तो भी मिलेगा, समाज में करोगे तो भी मिलेगा। तो वहां पे मुझे कुछ ऐसे आशीर्वाद मिलते थे जो मुझे विश्वास नहीं होता था। मैंने कहा ये आशीर्वाद कैसे संभव होगा। जैसे मेरी बूढ़ी माताएं जो है वो मेरे को कहती थी भाई तू कलेक्टर बनेगा। मैं सोचता था मैं तो हॉस्पिटल में कंपाउंडर हूं, कलेक्टर कैसे बनूंगा, ये कैसे संभव होगा। ठीक है, लेकिन उनका आशीर्वाद देखिए काम आया और मेरी मोटिवेशन जब शुरू हुआ तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा कभी भी। सबसे पहली बात है सेवा। आप अपने घर के अंदर अपने माता पिता की सेवा करिए, अपने परिवार की सेवा करिए, अपने आसपास जो भी दीन दुखी आपको दिखता है, जो भी आपकी नजर में आता है, जिसकी आप सेवा कर सकते हैं तो उसकी सेवा जरूर करिए आप। ये आपको उस मुकाम पे ले जाएगा जिस मुकाम के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मैं कुछ रामचरितमानस की पंक्तियों से ये बात सिद्ध करना चाहता हूं कि परहित बस जिनके मन माही तिन कह जग दुर्लभ कछु नाही। जिसके मन में दूसरों का हित बसा रहता है, दूसरे के अच्छा करने की भावना बसी रहती है, उसके लिए दुर्लभ कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर, उसको सब कुछ मिलता है जीवन में। मेरी भी इच्छा पहले धर्मेंद्र जी की तरह वर्दी पहनने की थी। जब शुरू की थी तैयारी में जोश में रहता था, सोचता था मैं भी एक दिन आरपीएस अफसर बनूंगा और 3 तारे होंगे हमारे कंधे के ऊपर और बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन नियति को दूसरी चीजें मंजूर होती है। तो सबसे पहली बात होगी सेवा। सेवा के बाद में धैर्य, कि आप मेरे से देख सकते हैं, आप धैर्य तो रखना पड़ेगा आपको। इन फील्ड में आए तो रवि की तरह, लखाराम जी की तरह बहुत भाग्यशाली होते हैं लोग जो पहले बार में आरएस बन जाते हैं या पहले अटेम्प्ट में बन जाते हैं। धैर्य भी रखना पड़ेगा, लेकिन प्रयास इन्होंने जैसा कहा वैसा आपको करना है। प्रयास के अंदर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए आपकी। प्रयास उस स्तर का होना चाहिए कि आप पहली बार के अंदर ही निकलने की सोचो। तो दूसरी चीज हो गई धैर्य। अनुशासन, जैसा इन्होंने बताया, आपको अनुशासित तो रहना पड़ेगा। और आपका सबसे बड़ा दुश्मन, जैसा इन्होंने बताया आज के टाइम में, ये मोबाइल है, जिसमें आप टाइम कितना किल करते हो आपको खुद तो पता ही नहीं चलता है कि आपने कितना समय जो है वह नष्ट कर दिया। चलते चलते बैठे बैठे किस टाइम आपके हाथ के अंदर ये होता है, आपका समय खराब करता है। और जीवन में एक चीज ध्यान रखना, आप समय से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। तो समय हाथ से निकल गया तो वापिस कभी नहीं आता है आपके हाथ, और जो निकल गया वो निकल ही गया, कोई भरपाई कहीं से भी नहीं हो सकती। आप पैसे भी कर सकते हैं, दूसरी चीजों की कर सकते हैं, संसाधनों की कर सकते हैं, लेकिन आप समय की भरपाई कभी भी नहीं कर सकते किसी भी रूप में। तो आप समय का ध्यान रखिए, अपनी योजना उसके अनुसार बनाइए और फिर आप आगे बढ़िए। तो जीवन में आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। घर के अंदर से आप शुरू करिए, सेवा से शुरू करिए, धैर्य से शुरू करिए, योजना बनाइए, अनुशासन में रहिए और धैर्य रखते हुए आगे बढ़िए। जीवन में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा आपके लिए। लेकिन ये थोड़ी सी दार्शनिक बात हो जाती है ज्यादा, लेकिन मैं इसमें थोड़ा ज्यादा विश्वास करता हूं कि आप यदि दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, दूसरों के लिए कुछ करने की सोचते हैं, तो आपके लिए जीवन के अंदर रास्ते आसान तो होते हैं। ये तो मेरा अनुभव है कि आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत जीवन में खुद के लिए नहीं पड़ती है। यदि आप आपके आसपास के परिवेश के बारे में, लोगों के बारे में सोचते हैं तो जागरूक रहिए, हमेशा अवेयर रहिए। इंटरव्यू जो है वो अवेयरनेस के लिए होता है हमेशा ही। मेरा एक इंटरव्यू मात्र 5 मिनट चला था और नंबर मेरे को बहुत अच्छे मिले थे। तो इंटरव्यू आपके पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, न कि आपके नॉलेज का टेस्ट होता है। इंटरव्यू तक जाने के बाद सब चीजें अच्छी हो जाती है। आप इंटरव्यू तक जाने के बारे में सोचिए। इंटरव्यू के बारे में ज्यादा ये लोग बातें करते हैं ना इधर उधर की, इंटरव्यू में ये होता है, इंटरव्यू में ये करना पड़ता है, वो करना, कुछ नहीं करना पड़ता है वहां। ये सब कहने की बातें होता होगा 2-4% लोगों के साथ ऐसा, लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि आपके साथ भी वैसा ही होगा। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसके लिए बहुत आसान हो जाती है चीजें। मेरे एक रिलेटिव है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आरएस बने, वो यूएसए के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत अच्छे मतलब पैकेज था उनका, लेकिन वहां से उन्होंने सोचा कि मैं अपने प्रदेश में, अपने देश में आकर सेवा करूं लोगों की। नेट पे ही उन्होंने पढ़ाई की पूरी, और वो आज आरएस है, हमारे साथ में आरएस बने, अभी डीओपी के अंदर लगे हुए हैं। यहीं के है, आपके बाड़मेर जिले के ही है, विकास जी राजपूत। इस तरह से आप जो गांवों से निकलते हैं ना लोग, दूसरी बात एक चीज ये भी भ्रम निकाल दीजिए आप कि इसके ऊपर एकाधिकार है किसी विशिष्ट लोगों का इन सेवाओं के ऊपर। कोई किसी का एकाधिकार नहीं है। स्टेट सर्विस के अंदर तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ धर्मेंद्र जी, 80% लोग अपने जैसे आते हैं वहां पे।
20% भी एलिट नहीं आते हैं, जिनको आप एलिट कहते हो। ये सोमनाथ साहब बैठे आईएएस ऑफिसर यहाँ पे, आजकल आईएएस के अंदर भी एलिट बहुत कम आते हैं। एलिट बड़े बड़े पैकेज लेके यूएस या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाते हैं, यहाँ पे वो लोग इतना आजकल नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे भी एलिट नहीं आते हैं ज्यादा। और स्टेट सर्विस के अंदर तो 80-90% लोग आप और हमारे जैसे गांव से निकल के आते हैं और वहां तक पहुंचते हैं वो। और फिर जब वो वापिस आते हैं, दिक्कत क्या होती है एक्चुअल में, जब तक नहीं बनते हो तब तक तो आप उस मुद्रा में रहते हो, बिल्कुल असहाय वाली मुद्रा में, और बनने के बाद आप जो है कुछ और रूप होता है आपका। इससे मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब मैं देखता हूँ सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को, किसी को भी कि अपनी भूमिका के साथ वो न्याय नहीं करते हैं, तो बड़ी पीड़ा होती है देख के कि अपने इस गरीब देश के अंदर जहाँ पे लाखों रुपए हमारे को सरकार तनख्वाह देती है, वहां पे यदि आप जिस पद पे बैठे हो उस पद के साथ यदि आप न्याय नहीं कर रहे हो और वहां उस सामने आपके जो खड़ा है उसको आप न्याय नहीं दे पा रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं हनुमानगढ़ एसडीएम साहब, वहाँ विधायक महोदय है चौधरी विनोद कुमार जी, एक दिन हम बैठे थे, दोनों मेरे को पूछा एसडीएम साहब फैसले कैसे करते हो? मैंने कहा साहब फैसला अगले की स्थिति देख के करते हैं कि वो किस स्थिति में है, उसको मेरिट पे करते हैं, न्याय करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा नहीं एसडीएम साहब, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप 1 मिनट के लिए अगले की जगह खुद को खड़ा करके देख लीजिए, आपको फैसला करने में आसानी हो जाएगी। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। तो सरकारी कर्मचारी यदि अगले की जगह जो परिवादी आया हुआ है उसकी जगह खुद को खड़ा करके देख ले 1 मिनट के लिए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो हमेशा न्याय ही करेगा उनके साथ। और इतने अवसर है प्रशासनिक सेवाओं में करने के लिए। मैं आप लोगों को बताऊं, मोटिवेशन की बात आप करते हो ना कि मोटिवेट कैसे रहे, आप एक दिन आके कार्यशैली देख लीजिए, किसी के भी ऑफिस में जाके 2-4 घंटे बैठ के देख लीजिए, आपको मोटिवेशन मिल जाएगा कि किस तरह के विविधतापूर्ण कार्य होते हैं प्रशासनिक सेवाओं में और कितनी मदद आप लोगों की कर सकते हैं। मुझे ईश्वर ने, मैं तो सिर्फ इसलिए मानता हूं बनाया है क्योंकि मेरे पास वहां काम करने के लिए सिर्फ 2 हाथ थे और आज यहाँ मेरे पास 2000 हाथ है करने के लिए, जिससे मैं ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता हूं। तो ईश्वर आपको यह अवसर तभी देता है यदि आपके मन में जज्बा हो, कुछ करने की इच्छा शक्ति हो और आपके अंदर अनुशासन हो, जुनून हो, आप जीवन के अंदर कहीं पीछे नहीं रहेंगे, मेरा दावा है। प्रश्न बहुत ज्यादा मैं मतलब जो है अगर कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है, स्वागत है उनका, लेकिन चूंकि समय की थोड़ा अभाव रहेगा इसलिए निवृत्ति साहब को भी बुलवाना है, तो विशिष्ट प्रश्न हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, आपने जवाब दे देना या अलग से मेरे से। थैंक यू। और अब जैसा कहा एक सवाल है, संक्षेप में रखिए प्लीज। जी पूछिए। सर मेरा नाम रमेश कुमार है। सर मैं आपके पास आया हुआ, मैं सर विकलांग कोटे से हूँ। आजकल लोगों को पढ़ाई से ज्यादा मोबाइल की बात करूँ तो सर मैं मोबाइल लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। लाभदायक को आपको पता ही है कि भाई मुझे लगता है सवाल पर फोकस में तो अच्छा रहेगा। पढ़ाई होती है जी, और मोबाइल एक ऐसी चीज है जो बच्चे मोबाइल पे कम ध्यान देते, मोबाइल पे ज्यादा ध्यान देते और आसपास की जनरल नॉलेज नहीं लेते। मोबाइल पे जैसे ये इंस्टाग्राम है या फिर फेसबुक आईडी है, इस पर ज्यादा ध्यान देते, पढ़ाई पे ध्यान बिल्कुल कम देते। धन्यवाद धन्यवाद, बैठ जाए। सर मैंने पढ़ाई की थी परंतु अभी मेरे को जॉब नहीं मिल रही है। प्राइवेट कंपनियां भी ये भी सर विकलांगों को जॉब नहीं देती है। इस पर अलग से बात करेंगे, अलग से बात करेंगे, ठीक है। ये सवाल कम, शिकायत ज्यादा है। और सर गवर्नमेंट भर्तियां निकालती है परंतु वापस पेपर नहीं करवाती है। जी, ये भी सरकार जवाब दे सकती है।